हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो जैसा कि हम लोग 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे थे और जो कि NSCL मतलब नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और इफ़को मेन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सीरीज़ मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें सीड टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे, जिसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। ठीक है, तो आप इसमें क्या करिएगा कि आप मुझे ये बताइएगा कि लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 30 है या 31 है आप कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक बात किए थे। तो इसमें आपको मैच करना है। एक तरफ आपको ये दिया है, वैराइटीज़ दी हुई हैं, और दूसरी तरफ ये कब रिलीज़ की गई थी। तो फ्लेवर सेवर है, फिर ICPH 8 है, DT 46 है, PRS 10 है और कॉटन हाइब्रिड है। लिस्ट 2 में आपको ईयर दिए गए हैं 1970, 2000 और 1996, 1991 एंड 1994। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप ये बताएंगे मुझे। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि फ्लेवर सेवर मैच होगा 1994 से। ICPH पिजन पी की वैरायटी है, ICPH 8, जो कि बी का डी ऑप्शन सही होगा, बी का डी ऑप्शन सही होगा 1991। DT 46 ट्रिटिकेल की वैरायटी है, ट्रिटिकेल जो कि फर्स्ट मेन मेड सीरियल था। ठीक है, जिसको इंसान ने बनाया। ठीक है, और ये गेहूं और राई का क्रॉस करके बना था। विलियम रिम्फू ने इसके फादर हैं। ठीक है, तो ये DT सी का ऑप्शन सी 1996 होगा। फिर PRH 8 पूसा। ठीक है, पूसा एरोमेटिक हाइब्रिड 10 जो है वो आपका 1970 में स्टार्ट हुआ था, कॉटन हाइब्रिड 2000 में हुआ था। ठीक है, तो ये सॉरी 1970s में हुआ था। PRH जो है इसका ऑप्शन 2001 में ये रिलीज़ किया गया था। तो इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा उसको डिटेल देख लेते हैं। डिटेल मैंने रखा है, हाँ, बताते हैं आपको। हाँ, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो ये थे उसको मैंने खोज के आपके लिए रखा है, जिससे कि आपको समझ में आए। मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ देखिए फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में क्या है। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है वो टोमेटो की एक वैरायटी है, जो कि जो इसका साइंटिफिक नेम है टोमेटो का क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। ठीक है, तो लाइकोपर्सिकन इसका साइंटिफिक नेम है और इसकी जो फैमिली है वो सोलेनेसी है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट थी जो कि मार्केट में आया, और यहाँ जो इसके जीन थे उसको इनएक्टिवेट किया गया था। और जीन क्या था, PG, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं पॉलीग्लैक्टोरोनेज। क्या, पॉलीग्लैक्टो ग्लैक्टोटोनोनेज। ठीक है, इंजाइम्स को डीएक्टिवेट किया गया था। क्यों डीएक्टिवेट किया गया था, इसके पीछे का कारण ये था कि जो टमाटो होती है वो बहुत जल्दी राइप हो जाती है। तो ये जो राइप होने के पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल इंजाइम्स है वो PG है, पॉलीग्लैक्टोनोनेज है। ठीक है,
गैलेक्टोनेज है, जो कि क्या करता है, इसके राइपनिंग प्रोसेस को इंड्यूस कर देता है, फास्ट कर देता है। तो इसी को डीएक्टिवेट किया गया था, जिससे कि राइपिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाए। तो देखिए यहाँ एक और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको ऐड किया है, व्हाट मेक्स द फ्लेवर सेवर टोमेटो डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द अदर वेराइटीज़ ऑफ टोमेटो। तो क्या है, तो ये क्या था, एक ट्रांसजेनिक जीएमओ था, जेनेटिक मॉडिफाइड आप कह सकते हो प्लांट था, ठीक है, जिसमें ये क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको डेवलप किया गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, हैज़ लॉन्गर एंड मोर फ्लेवर सेल्फ लाइफ, जिसकी किसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए और ये लंबे समय तक अपने यंग स्टेज में रहे, ये पके ना, तो इसी को डिलेड इसकी राइपनिंग होने लगी, ठीक है। अगला और ये देख लीजिए, यही है कि एंटी सेंस आरएनए जो था उसको हम लोग क्या किए, रेगुलेट कर दिए, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिए, ठीक है। तो जो कि पॉलीग्लैक्टोनोनेज था, ठीक है। दिस इंजाइम्स इज वन ऑफ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन राइप पोटैटो, तो राइप टोमेटो सॉरी, तो जितने भी पके हुए टोमेटो होते हैं उसमें यही प्रोटीन जो होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है, जिनको जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टमाटो के पकने के लिए, और जिसके कारण उनके जो टिश्यू होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो यही था आईसीपीएच की बात। अब हम लोग आई आई सॉरी फ्लेवर सिलेवर की बात, अब आईसीपीएच की बात कर लेते हैं। तो हु इज़ द पेरेंट ऑफ आईसीपीएच ए, तो हाइब्रिड आईसीपीएच जो था वो हाइब्रिडाइज किया गया था जेनेटिक मेल स्टेराइल लाइन के द्वारा, एमएस प्रभात डीटी एंड अ मेल फर्टाइल इनब्रिड लाइन आईसीपीएल 161, दोनों के क्रॉस से ये बना था आईसीपीएच ये फर्स्ट वैरायटी था पिजन पी का। ये इक्री सेट से बनाया गया, किससे बनाया गया, इक्री सेट से बनाया गया था। इक्री सेट से ये रिलीज़ हुआ था। इक्री सेट क्या है, इंडियन इंडियन काउंसिल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक, ठीक है। तो सेमी एरिड ट्रॉपिक से ये बनाया इसको निकाला गया था, ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड पिजन पी वैरायटी जो है ICPH8 है, ये इक्री सेट से निकला था ICR 1991 में। कब निकाला गया, 1991 में, जो कि ये क्या था, एक हाइब्रिड वैरायटी था, जिनके कारण जो यील्ड थी वो 25 से 30% ज़्यादा होती थी। प्योर लाइन कल्टीवर्स इन अ फार्मर फील्ड, मोर ओवर इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट, और ये ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी भी है पिजन पी की, ठीक है, ICPH8, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं DT46 जो था, हम बताए थे ट्रिटिकल की वैरायटी है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसकी वैरायटी है, तो आप बताएंगे। हु इज़ द फादर ऑफ ट्रिटिकल, तो जो फर्स्ट ट्रू एलो पॉलीपोलाइड ट्रिटिकल था अकॉर्डिंग टू द टूडेज definition was bred in 1888 by the famous German plant breeder W. Rimfu, who managed to create a cross between a wheat and rye that was partially fertile। तो ये इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट ट्रू एलो पॉलीपोलाइड ट्रिटिकल वैरायटी इन्होंने निकाला था, ठीक है, जो कि एक जर्मन प्लांट ब्रीडर थे विलियम रेमफू, ठीक है। और जो कि वीट और राइस का क्रॉस करा के इन्होंने बनाया था, तो ये ट्रिटिकल है, और उसी की वैरायटी बनी D46, ठीक है। तो D46 जो है ट्रिटिकल की वैरायटी है, और हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर सूट एट मैच्योरिटी 40 DAA, ठीक है, फॉलोड बाई C306 PWD 343 HD2 कुंदन एंड मोती। तो ये सबसे ज़्यादा ये वैरायटी जो हम आप कह सकते हैं कि ड्राई मैटर जो प्रोडक्शन है पर सूट, ये सबसे ज़्यादा देता था, अगर देखा जाए तो PWD और HD2 2285 कुंदन और मोती के बाद, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, DT46 के बारे में। और यहाँ ये भी लिखा है DT46 जो थे ये वैरायटी को रिकॉग्नाइज़ करने में और रिलीज़ करने में M.K. उपाध्याय का एक बहुत बड़ा रोल है, और जो कि इन्होंने ये देखा कि एल्युमिनियम, अगर सॉइल में एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी है और बोरॉन की डिफिशियंसी है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले की है, ठीक है। और ये बहुत वीट के कंपेरिजन में लेस डिपेंडेंट और फर्टिलाइज़र भी है, इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारा आप कह सकते हो कि एक
ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ट्रिटिकल के बारे में, कौन उसके फादर हैं और कब निकला था और कौन सी वैरायटी है, कौन ये वैरायटी कब रिलीज़ की गई। ठीक है। पूसा राइस हाइब्रिड 10 PRH, पूसा राइस हाइब्रिड 10, इसी को शॉर्ट फॉर्म में PRH 10 भी बोलते हैं। ये फर्स्ट एरोमेटिक बासमती हाइब्रिड राइस थी जो कि पब्लिक सेक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज़ की गई थी, CVRI। ठीक है, सेंट्रल वैरायटी रिलीज कमिटी के द्वारा। ठीक है, 2001 में। ठीक है, 2001 में रिलीज़ की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। बस यही था सारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ठीक है, 32। अगर हम लोग 32 की बात करें तो आप बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये भी एक मैच द फॉलोइंग ही है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। ठीक है, तो सोडियम इसेंशियल है किस क्रॉप के लिए, सिलिकॉन किसके लिए है, सल्फर किसके लिए है, निकल एंड कोबाल्ट किसके लिए, हाई लाइम रिक्वायर्ड क्रॉप क्या होती है। ठीक है, तो ये मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता ही है सोडियम किसके लिए होता है, सोडियम किसके लिए होता है, सोच लीजिए। देखिए, मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना देता है और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इसमें आपका एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अगर देखा जाए, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी ऑयल सीड क्रॉप्स होते हैं उनके लिए सल्फ़र बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बी का ए से मैच होना चाहिए। तो मेरे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें बी से ए को मैच किया जा रहा है, एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन डी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो लेग्यूम्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं उनके लिए जो होता है हाई सॉरी लेग्यूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप कह सकते हो कि लेग्यूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिलिकॉन। ठीक है, लेग्यूम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिलिकॉन। और सोडियम जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है शुगर बीट के लिए, जो कि उससे आप उसमें शुगर के कंटेंट को वो बढ़ाता है, सुक्रोज लेवल को। अभी हम सारा इसका बताएंगे। और निकल एंड कोबाल्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डी के निकल एंड कोबाल्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आप राइस एंड मेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन की एबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की एबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हो कि ऑप्शन जो सी है वो सही है, ऑप्शन जो सी है वो सही है। अब इसको देख लेते हैं कैसे सही होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझिए। देखिए, सोडियम अभी हम बताएं कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो सोडियम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है रेगुलेशन ऑफ वाटर विद इन द प्लांट बाय कंट्रोलिंग द आयोनिक कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लांट टिश्यू इंक्लूडिंग द स्टोमेटा। तो सोडियम आपको पता ही है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टोमेटा के क्लोजिंग एंड ओपनिंग में, जिसके कारण जो होता है वो सुक्रोज लेवल वो बढ़ जाता है। तो सुक्रोज किस में बढ़ेगा, शुगर बीट में, क्योंकि शुगर बीट में ही हमको चाहिए, तो इसलिए सोडियम को हम उससे मैच कराए थे। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन था सिलिकॉन। सिलिकॉन हम बताए थे राइस एंड मेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनको लोजिंग से बढ़ाते हैं। रेजिस्टेंस टू लोजिंग होता है, लोजिंग का मतलब फसल का गिर जाना। फसल में जब ज़्यादा पानी गिर जाती है तो स्टेम कमज़ोर हो जाती है, या कभी कभी हवाएं ज़्यादा चलती हैं तो पूरा पौधा ही ढह जाता है, गिर जाता है। ठीक है, एंड ड्रॉट एंड ड्राई मैटर एक्यूमुलेशन, जिससे कि ड्राई मैटर ज़्यादा बढ़ पाए, इसके लिए भी जो सिलिकॉन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता
है। ठीक है, सिलिकॉन एंजाइम्स को भी क्या करता है, पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, जिस जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, और उसमें लीव्स, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले फूटे, उसके लिए भी सिलिकॉन इम्पॉर्टेंट है। तो सिलिकॉन को किससे मैच कराएंगे आप लोग, राइस एंड मीज से। नेक्स्ट जो था एक एलिमेंट, वो राइस एंड मेज। देखिए यहाँ मेज में भी लिखा है फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ाता है, हाई ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट ये करता है, इंक्रीज वाटर स्टेटस बढ़ाता है, और लोअर ट्रांसपिरेशन भी बढ़ाता है। ट्रांसपिरेशन जो रेट है उसको भी वो क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है, कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर का लॉस कम होगा, और वाटर का लॉस कम होगा तो ड्रॉट इलाके में आसानी से वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो सिलिकॉन राइस एंड मेज के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट जो एलिमेंट था उसको देख लीजिए, सिलिकॉन। अभी हम बताएं कि सिलिकॉन फॉस्फोरस की एबिलिटी भी बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, कि जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, आपको पता ही है, जो फॉस्फोरस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो उनके लिए हमको साइट्रेट सॉल्युबल फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, या पीएसबी की ज़रूरत पड़ती है, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि उनको सॉल्युबलाइज करके पौधे को अवेलेबल फॉर्म में, जो अनअवेलेबल फॉर्म में फॉस्फोरस है उसको अवेलेबल फॉर्म में दे पाएँ। तो इसलिए जो सिलिकॉन है वो, जो कि वाइडली अवेलेबल होता है सॉइल में इनसॉल्युबल सिलिकेट में। ठीक है, उसको क्या करता है, वो सॉल्युबल फॉर्म में मोनोसिलिकिक एसिड को भी उस फॉर्म में वो चेंज कर देता है, जिसके कारण पौधे उनको क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फॉस्फोरस के बारे में बता दिए, सिलिकॉन के बारे में बता दिए। लेगुमिनस क्रॉप के लिए कि आपको पता ही है कि इम्पोर्टेंट्स होता है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कोबाल्ट। क्यों, कोबाल्ट क्या करता है कि वो बैक्टीरिया जो हैं, जो रूट नोड्यूल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उनमें क्या करता है, ओवरऑल ग्रोथ के लिए, रूट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा रूट नोड्यूल्स हो पाते हैं, और वो अल्टीमेटली नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो लेगुमिनस क्रॉप के लिए कोबाल्ट हो जाएगा। कोबाल्ट जो होता है टू फिक्स नाइट्रोजन एंड फॉर द सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और कुछ पैरासिटिक्स का भी काम करता है, पैरासाइट्स का भी वो क्या करता है, उसमें वो रेजिस्टेंस का काम करता है। पैरासिटिक जो, अगर कोई इंसेक्ट पैरासाइट कर नेचर का है और वो चाहता है कि वो उस पौधे को डिसइंफेक्ट करे, तो वो नहीं कर पाता है। तो कोबाल्ट का जो रिकमेंडेशन जो डोज है, वो हम कोबाल्ट सल्फेट के फॉर्म में हम स्प्रे करते हैं, लगभग 200 से 800 ग्राम पर एकड़ पर ईयर। तो एक एकड़ में एक साल में बस 200 से 800 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सारा था। अब इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो सोडियम का अभी हम आपने आपको बताएं कि ए का सी हो गया, सल्फर का ए हो गया, ठीक है, और सिलिकॉन का राइस एंड मेज हो गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है वो सही है। ऑप्शन जो बी है वो सही है, सी ए बी। तो देखो, ए का क्या हो गया, सी, बी का क्या हो जाएगा, ए, एंड सी का क्या हो जाएगा, राइस एंड मेज। तो सी ए बी इज़ द राइट ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये बात समझ में आ गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको समझिए। एक्सलरेटिंग एजिंग जो टेस्ट होता है वो किस में होता है, कोल्ड टेस्ट किस में करते हैं हम लोग, A6 टेस्ट किस में होता है, MI टेस्ट किस में होता है, M1 टेस्ट किस में होता है, कूल जर्मिनेशन टेस्ट किस में होता है, और माइक्रोडियल एक्टिविटी टेस्ट किस में होता है। ये तो सारे टेस्ट से रिलेटेड आपको बता दिया गया है। अब आपको इधर क्रॉप्स के नेम दिए गए हैं, मेज, सोयाबीन, वायरस वाई, लीचिंग टेस्ट, ग्राउंडनट और कॉटन। इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। आप इसको सोच लीजिए और इसका राइट आंसर हमें बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, तो डी का मतलब क्या है, एक्सलरेटिंग एजिंग टेस्ट जो होता है वो कॉटन के लिए होता है।
एक मिनट रुक जाइए, तो इसको देख लेते हैं। ये आले का हम CAE बताए थे ना, D का E होना चाहिए। हाँ ठीक है। अब इसका देख लीजिए, ऑप्शन है इसका 32, एक मिनट वेट, 32 का ऑप्शन जो है डी है, और डी का यहाँ मैच द फॉलोइंग में आपको दिया है, ए का बी, BAC DFE। इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए एक्सलरेटिंग, अगर इसको इधर हम कर दें, देखिए एक्सलरेटिंग एजेंट टेस्ट जो होता है वो लीचिंग टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। कोल्ड टेस्ट जो होता है वो मेज के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और एसिड टेस्ट जो होता है वायरस वाई के लिए होता है। M1 टेस्ट सोयाबीन के लिए होगा। और ये जो है कूल जर्मिनेशन टेस्ट वो कॉटन के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ग्राउंड नट होता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए कोल्ड टेस्ट जो होता है, इसको समझिए, मेज के लिए होता है। किसके लिए होता है? टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द सीड कॉर्न टू सर्वाइव एंड इमर्ज अंडर एडवर्स फील्ड कंडीशन। देखिए कोल्ड टेस्ट इसलिए करते हैं हम लोग, कॉर्न के केस में करते हैं, जिनके कारण कि जो उसके सीड हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में, अगर बहुत ज़्यादा फील्ड कंडीशन ख़राब है तो उसमें वो क्या वो सर्वाइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कोल्ड टेस्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नॉट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द स्टैंडर्ड जर्मिनेशन टेस्ट, जो कि ये इंफॉर्मेशन बताता है जो कि स्टैंडर्ड जर्मिनेशन टेस्ट से हमको नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए हम कोल्ड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यही था, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In maize foundation, single crop production field must be isolated by less than dash metric tons from the maize with uh, इंसर्नल कलर ऑफ टेक्सचर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सीड पार्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 33 का? आप बताइए मुझे। इन मेज ऑफ फाउंडेशन सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन, अगर आप फाउंडेशन सिंगल क्रॉप प्रोडक्शन फील्ड कर रहे हैं तो उसको आइसोलेटेड करना है, जो कि इतने मैट्रिक टन से कम होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम द सीड पार्ट, सीड पार्ट से कितना कम होना चाहिए। तो 33 का क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? बी होगा। क्या होगा? 600 मैट्रिक टन्स, ठीक है। ऑप्शन 30 क्वेश्चन 34 क्या है? ये एक इजी क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट इन स्ट्रक्चर फीचर्स एंड परफॉर्मेंस इज नोन एज। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट, एक बहुत सारे प्लांट का समूह जो कि उनके स्ट्रक्चर जो हैं वो सिमिलर हैं, फीचर्स भी सिमिलर हैं, परफॉर्मेंस भी सिमिलर हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो उनको हम वैरायटी कहेंगे कि क्लोन कहेंगे कि प्योर लाइन कहेंगे कि इनब्रेड लाइन कहेंगे? तो वो क्या है? वैरायटी होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट इन स्ट्रक्चर्ड फीचर्स एंड परफॉर्मेंस इज नोन एज वैरायटी। तो वैरायटी जब आप किसान क्या करता है, वैरायटी होता है ना, जिससे कि सबका फिजिकल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस क्या होता है? सेम होता है। 35 अ ब्लॉटर मेथड ऑफ सीड हेल्थ टेस्ट। जो सीड हेल्थ टेस्ट होता है ब्लॉटर मेथड, वो डिटेक्ट प्राइमरली, वो किसको डिटेक्ट करता है? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, नेमाटोड। तो किसको करता है ये ब्लॉटर टेस्ट? ये फंजाई के लिए होता है। 35 का आंसर क्या होगा? एक बार चेक कर लेते हैं। फंजाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? फंजाई के लिए होता है। विच पार्ट ऑफ द राइस प्लांट इज एक्टिव ट्रांसपिरेशन। तो राइस प्लांट के लिए कौन सा पार्ट जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपिरेशन होता है? तो वो लीफ होगा। क्या होगा? लीफ होगा, ठीक है। पॉसिबल रीज़न फॉर सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के लिए पॉसिबल रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, क्योंकि पैथोजन उसके अंदर होता है।
क्रैकिंग ऑफ हल्स, उसके हल्स जो होते हैं, आउटर लेयर जो होते हैं वो फट जाते हैं। इमेच्योर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो इमेच्योर होता है, पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता है। और ग्रीन डिस्टोरेशन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें होगा इमेच्योर एम्ब्रियो। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका लीफ था, इसका फंजाई था। ठीक है। अ साउंड सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्स। एक बहुत अच्छा सीड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं तो उसको किस चीज़ की उसमें ज़रूरत पड़ेगी? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर्स, यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेशंस इक्विपमेंट, जो कि बहुत अच्छी इक्विपमेंट हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, कि सपोर्ट ऑफ लॉ, कानून की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ डायरेक्ट आंसर होगा इसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर। क्या होगा? डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ ब्रीडर। ठीक है। तो लगभग 26 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद का वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, बहुत डिटेल में पढ़े। ठीक है। तो आपको इसी तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो इसके आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर कोई डाउट रह सकता है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है। और इसी तरह जुड़े रहिए, जिसके कारण हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम आपको कराएंगे। ठीक है। जो भी हम क्वेश्चन लाते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट बुक से लाते हैं। ठीक है। जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ये आपको सारी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।